आधार क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं जीसीबी एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं, टेस्ट प्रोसीजर देखने वाले हैं, एसिड करेक्शन देखेंगे, फिर हम सल्फर करेक्शन देखेंगे। तो इतना सब टॉपिक में क्या करने वाले हैं, हम पूरा कवर करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, आप पेशेंस बना कर रखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, राइट। वैसे तो मैंने जीसीबी पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आप जितना बार देखेंगे उतना बार कुछ ना कुछ आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। तो जीसीबी होता क्या है, सबसे पहला बात तो जीसीबी का अगर फुल फॉर्म का बात करते हैं तो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, इसका यूनिट का बात करते हैं तो किलो कैलोरी पर केजी। और अगर मैं इसका रूल का बात करता हूं तो IAS 1350 के अंदर क्या करते हैं, इसका हम एनालिसिस करते हैं, है ना। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अगर कहीं इंटरव्यू बुलाने जा रहे हैं उसके पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम कोल एनालिसिस के लिए पूरा हार्ड बोलेंगे जीसीबी को तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी पैरामीटर है घूम फिर के कहाँ आता है, जीसीबी के आसपास आता है। और जीसीबी हम क्यों करते हैं, तो कोल का ग्रेडिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल एनालिसिस करते हैं। जीसीबी के वैल्यू से ही हम जान पाते हैं कि किस कोयले का ग्रेड कितना होगा। मतलब हम किसी भी जो बस अननोन सिंपल है उसका आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उसका जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम जीसीबी टेबल को देखते हैं। जीसीबी टेबल से ही हम क्लियर कर पाते हैं कि ये सिंपल का ग्रेड इतना होगा, राइट। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जीसीबी का एनालिसिस करते हैं। जीसीबी एनालिसिस के लिए बहुत सारे अलग अलग मशीन हैं। हर कंपनी अपने अपने लिए अलग अलग सुविधा के अनुसार मशीन बनाए हैं। तो सब का क्या है, अपना अपना एक पैरामीटर है या सबका एसओपी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैं जो जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ वो सबके लिए काम आने वाला है। आप कोई भी कंपनी का मशीन यूज करिए, ये जनरल जो इंट्रोडक्शन है, जनरल फार्मूला है, जनरल एसओपी है, सबके लिए काम आने वाला है, राइट। तो सबसे पहला हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए, बम मशीन चाहिए, और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सिंपल चाहिए, बेंजोइक एसिड चाहिए, कॉटन थ्रेड चाहिए, क्रूसिबल चाहिए। ये सब हमको क्या चाहिए, ये सब हमारे पास होना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट प्रोसीजर, राइट। जब आपके पास पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जिस रूम में आप जीसीबी निकालोगे उसके लिए टेम्परेचर एटलीस्ट 15 डिग्री सेल्सियस होना कंपलसरी है ना। जीसीबी के लिए सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज होता है तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एटलीस्ट रूम टेम्परेचर तो 25 करना ही है, और मशीन का टेम्परेचर आपको लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक के मेंटेन करना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मशीन को, सब मशीन को हम चालू करते हैं। सबसे पहला बम कैलोमीटर को चालू करते हैं। चालू करने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबको हम क्या करते हैं, बारी बारी से चालू करते हैं। जब हमारे पास सब चीज चालू जाते हैं तो हम मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने पर क्या करते हैं, उसको हम डिटर्मिनेशन में जाते हैं, और क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन में फिर स्टैंडर्डाइजेशन मोड में लाते हैं, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन मोड में लाने पर क्या करते हैं, उसको फिर देखते हैं आपका कैलिब्रेशन डेट कितना तक के है। याद रखिएगा हर मशीन का कैलिब्रेशन 3 महीने तक के रहता है। अगर कैलिब्रेशन का डेट कंप्लीट है तो आप डिटर्मिनेशन में जाइए। डिटर्मिनेशन में फिर आपको सैंपलिंग स्टार्ट करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आप 24 घंटे में, हर 24 घंटे में आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। बम का हमारे पास बम रहता है, 2 बम रहता है, इसको याद रखिएगा। हर मशीन में मिनिमम तो 2 रहता है, आप कितनों रख लो, लेकिन मिनिमम आपको 2 बम तो रखना ही है, राइट। तो बम क्या होता है, बम हेड क्या होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये हमारे पास ये पूरा दिखेगा। आजकल इतना अपग्रेडेड मशीन हो गया है तो केवल आपको बम हेड ही पता चल पाएगा, बम आपको नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एनोड और कैथोड 2 चीज है। और ये पूरा हमारे पास जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बम हिट हो जाएगा। ये क्रूसिबल होल्डर है, ये कॉटन थ्रेड है, ठीक। तो ये पूरा मिलके हमारे पास क्या बनता है, ये बम हिट होता है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो नॉन सिंपल है, नॉन सिंपल अब हमारे पास क्या चीज है, तो नॉन सिंपल है हमारे पास बेंजोइक एसिड, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो 63-18 होता है, प्लस माइनस का हमारे पास 30 होता है। याद रखिएगा 63-18 प्लस माइनस का 30 किलो कैलोरी पर केजी, इसको याद रखना है। जो हमारे पास बेंजोइक एसिड, जिसका हम फार्मूला का बात करते हैं तो C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। इसका अगर जनरल फार्मूला का बात करते हैं तो ये हो गया, और इसका किलो कैलोरीफिक वैल्यू या इसका जीसीबी वैल्यू 63-18 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये
कोई भी NABL लैब से हमको क्या होता है मिला रहता है या ISO के द्वारा हमको प्राप्त होता है, राइट। इन्होंने क्या किया है, इस सैंपल को आइडेंटिफाई किया है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इतना होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन सैंपल है। इसको हर 24 घंटे में एक बार आपको लगाना है। अगर ये वैल्यू हमको देता है मतलब ये बम सही से काम कर रहा है, ये मशीन सही से काम कर रहा है, मतलब जो मैनुअल सैंपल, राइट। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, 1 किलो का बाट है, आप 1 किलो को किसी मशीन में डालिएगा तो 1 किलो दिखा रहा है, मतलब वो सही दिखा रहा है। मशीन को पहले चेक करना है कि जो अननोन सैंपल आप लगाओगे वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है करके आपको पहले नॉन सैंपल को डालना होगा। तो हमारे पास नॉन सैंपल क्या है, ये है। हो सकता है एक बार में वैल्यू ना आए, आपको 2-3 बार लगे, तो आपको लगाना है प्लस माइनस का 30 के रेंज में आपके लेके चलना है, राइट। ये जब आ जाता है तो आपको सैंपल फिर स्टार्ट करना है, राइट। जब इतना वैल्यू आ गया तब आप अननोन सैंपल जो आपके पास कोल सैंपल है उसको आपको फिर लगाना है। इसके लिए आप क्या करना है, आपको 1 ग्राम आपको कोल का सैंपल लेना है, इसमें भी 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम कोल का सैंपल लेते हैं। लेने के बाद क्रूसिबल, जो हमारे पास क्रूसिबल का नाम अगर कोई पूछेगा तो CCS, राइट। CCS हमारे पास जो क्रूसिबल होता है जो हाई टेम्परेचर को सहन शक्ति के लिए रख सकता है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 ग्राम कोयला लिया। 1 ग्राम कोयला लेके क्या करते हैं, इस क्रूसिबल होल्डर में डाल दिए। फिर हमारे पास देखिए दो हमारे पास क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है। दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को बीच में अर्थिंग फेस, गांव की भाषा में आप समझ लीजिए, अर्थिंग है, दूसरा फेस है। अगर दोनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट ही हमको कराना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में इग्निशन वायर या नाइक्रोम वायर बोलते हैं। नाइक्रोम वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये निकिल और क्रोमियम का बना हुआ वायर है, इसलिए हम इसको नाइक्रोम वायर बोलते हैं या इग्निशन वायर बोलते हैं। दोनों एक ही है, याद रखिएगा। फिर ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, सैंपल और इग्निशन वायर को ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर का आपको कॉटन थ्रेड लेना पड़ेगा। कॉटन थ्रेड जो गाँव में वो कुछ चिल्ले मिलने के लिए यूज करते हैं, कॉटन थ्रेड व्हाइट कलर का, या कोई पैकेट वैकेट में बांधने के लिए देते हैं, वो कॉटन थ्रेड वैसी वाला, राइट। उसका 10 सेंटीमीटर यूज करते हैं। ये हमारे पास बम पूरा प्रिपेयर हो गया, याद रखिएगा। पूरा हमने क्या कर लिया, बम को प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये बम को, ये हमारे पास एक बम कैलोरीमीटर है, ये हमारे पास बम हो गया या जेके बोल सकते हो, ठीक है। अब उसकी जो बाहरी आउटर लेयर है उसमें हमारे पास क्या रहता है, ये होता है बकेट, ठीक है। और दूसरा ये बकेट हो गया, ये जैकेट हो गया। अब याद रखिएगा, अगर आप कोई पावर मशीन यूज कर रहे हैं तो वो तो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, मतलब आइसोपेरिबल होता है। आइसोपेरिबल आप किसको बोलोगे, तो आइसोपेरिबल में क्या होता है, जैसे कि आप घर में खाना बनाओगे, घर में आप कोई किचन में खाना बना रहे हो, यहाँ छोटा सा समझ लीजिए हमारे पास ये बर्तन है और ये दीवार है। तो खाना बनाते समय दीवार गर्म होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर में होगा। मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसका टेम्परेचर तो पूरा बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट किसमें है, ये तो डायरेक्ट चूल्हा में चढ़ा हुआ है ना, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और कम भी होगा, राइट। तो बकेट का टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। आइसोपेरिबल में, आइसोपेरिबल के केस अगर कहीं भी आपको देखने को मिलेगा तो बकेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैकेट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आपको समझना है, राइट। अब डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 2 चीज रहता है, इसमें एक ऑक्सीजन रहता है और दूसरा रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेसिकली जलने में कोई काम नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग में काम बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अब अगर आप पावर मशीन यूज कर रहे हो तो आपको दूर में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, आपको पानी टैंकी, वाटर टैंक मिलेगा। और यहाँ पे 80% इसमें इस टैंक में पानी भरा रहेगा और 20% नाइट्रोजन रहेगा। याद रहेगा, 80% इसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा, 20% इसमें रहेगा क्या चीज, नाइट्रोजन। अब पानी में नाइट्रोजन क्यों भरे हैं, तो ये एक अलग सी बात है, क्योंकि देखो पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। ये हमारे पास मान लो मशीन है और यहाँ से आपको पानी यहाँ भेजना है, तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्रेशर के रूप में यूज करते हैं, कि नाइट्रोजन भेजता है कि जा तेरा काम वहां पे है मशीन के पास, तू जाके वहां ठंडा कर। जब मैं इसको जलाता हूँ, जलाने के बाद बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होता है तो ठंडा भी करना पड़ेगा ना, तो ठंडा करने के लिए हमको बाहर से पानी चाहिए, तो पानी कौन देता है, यहाँ से जाता है। यहाँ से जब पानी जाएगा, लेकिन पानी में भी इतना क्षमता नहीं है कि वो की जा सके, तो इसको हम नाइट्रोजन को क्या किए, जब प्रेशर के रूप में पुश करने के लिए नाइट्रोजन को वहां यूज किया जाता है, कि नाइट्रोजन यहाँ से जाके यहाँ पानी देगा, राइट। अब उसके बाद एक निकासी नली रहता है, यहाँ से वाष्प इकट्ठा होता है, यहाँ से जाएगा पानी, यहाँ से कूल करेगा, फिर यहाँ आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा होगा। इसका भी यूज है, इसको हम जब एसिड करेक्शन करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। जब यहाँ से पानी जा रहा है, पानी को ले जाने में कौन साथ दे रहा है, तो नाइट्रोजन। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन O2 और दूसरा होता है नाइट्रोजन, राइट। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें क्या खेल है, अब ऑक्सीजन के पास भी इतना क्षमता नहीं है कि यहाँ जाके ऑक्सीजन को फिल कर सके, है ना। इसमें क्या करना है, इसको नाइट्रोजन धक्का देता है कि जा तेरा जरूरत कहाँ पे है, अंदर में है, ताकि तू वहां जाके क्या कर सके, जला सके। सिंपल को याद रखिएगा, विदाउट ऑक्सीजन ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको हम जला सके, केवल अपवाद के रूप में जिरकोनियम है। अगर आपको कोई भी चीज बोले जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, वो ऐसा एक एलिमेंट या पदार्थ है जिसको विदाउट ऑक्सीजन के जला सकते हैं, उसको आपको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट अपवाद के रूप में है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको विदाउट ऑक्सीजन जला सकते हैं सिवाय जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40। इसको याद रखिएगा, राइट। अब मान लो हमारे पास कोई भी हम एनालिसिस करो, कोई भी मशीन में आप करो, उसका 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या होता है, गैस का फिलिंग होगा। याद रखिएगा, आप सबसे पहला देखिएगा तो ऐसा पट्टी मिलेगा आपको, इसमें 3 स्टेज रहेगा। सबसे पहला स्टेज में आपका गैस फिल होगा, दूसरा स्टेज में जलेगा, तीसरा स्टेज में ठंडा होगा। तो पहला स्टेज में गैस भरेगा, तो गैस कैसे भरेगा, नाइट्रोजन धक्का देगा तभी तो भरेगा ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन धक्का दे रहा है इसको ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे गैस फिल हो रहा है। इसमें बम हेड में पूरा क्या हो रहा है, बम हेड के द्वारा गैस वहां पे जाके फिल हो रहा है। लेकिन फिल करने के लिए उसका मेजर रोल है, नाइट्रोजन धक्का दे रहा है तो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेज जिसको हम प्री स्टेज बोलते हैं, प्री पीरियड बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरा होता है पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड में क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, पोस्ट पीरियड। इसमें जब हमारे पास पूरा सैंपल आ गया तब हम इसमें क्या करते हैं, बर्निंग होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो बर्निंग होता है। अब ये पूरा बर्न हो गया, बर्न होने के बाद क्या होता है, इसमें थर्ड में कूल। अब कूल एंड रिंग्स होता है, मतलब ठंडा होता है। ठंडा होने के लिए पानी की जरूरत होता है। अब पानी की जरूरत होता है तो पानी यहाँ से सप्लाई करना है, लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन अपना इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ से नाइट्रोजन पानी भेजता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस भेजता है, तो नाइट्रोजन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। तो ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी डालता है, राइट। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आता है। अब ये पैरामीटर याद रखिएगा, शुरू में आपको रेड कलर दिखेगा और जब तक ये ग्रीन ना हो जाए, ये तीनों पैरामीटर ऐसा ग्रीन ना हो जाए, तब तक आपको मशीन को ओपन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बीच में आप ओपन करो, हो सकता है कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए आपको एकदम आराम से करना है। कोई भी मशीन मिनिमम 10 मिनट में एक सैंपल को एनालिसिस करने के लिए दे देता है, क्योंकि ये हर पैरामीटर 3-3 मिनट का होता है। प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड और कूल एंड रिंग्स 3-3 मिनट का होता है, तीनों याद रखिएगा। मोस्टली आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपको 14 मिनट, उससे ज्यादा कोई सैंपल नहीं लगेगा, राइट। ये हम कभी कभार होता है जब मशीन बहुत स्लो काम करता है। अब मशीन स्लो क्यों काम करता है, कभी कभी गैस खत्म हो जाता है, नाइट्रोजन खत्म होता है, नाइट्रोजन धक्का नहीं दे पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन नहीं धक्का दे पा रहा है तो गैस फिलिंग नहीं हो पा रहा है, या पानी यहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए हमको रिजल्ट आने में कभी कभी देर हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास मान लो डिस्प्ले भी हुआ, यहाँ पे हमको डिस्प्ले में दिखा, ये हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ पे 6000 का हमको क्या दिखा, वैल्यू आया। जब मैं 1 ग्राम कोल को जलाया तो ये 3 स्टेज में काम किया, 3 स्टेज में जलाने के बाद ये 6000 वैल्यू दिखाया। लेकिन 6000 पूरा तो केवल कोल का नहीं होगा, और हमको केवल और केवल कोल का वैल्यू चाहिए, उसी से हम ग्रेड का आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए, ये ग्रीसियम वायर है, कॉटन थ्रेड है, कॉटन थ्रेड को भी तो जला होगा, कॉटन थ्रेड को जलाओगे बाहर में तो जलेगा तो कुछ न कुछ हीट प्रोवाइड करेगा, मतलब उसका भी कुछ न कुछ क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू होगा, तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास नाइट्रोम वायर, कॉटन थ्रेड, दोनों का टेम्परेचर को हम कितना मानते हैं, 50 किलो कैलोरी। याद रखिएगा, 50 किलो कैलोरी इसमें से घटाना है, क्योंकि जो ये टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर दिया, दो चीज टेम्परेचर दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, 50 मानते हैं। अगर आप याद रखिएगा, हो सकता है नाइट्रोम वायर अगर यूज करते हो, जो हर बार क्या हो जाता है, टूट जाता है। कभी कभी हम मोटा वायर यूज करते हैं जो टूटता ही नहीं है, तो उस जगह में आपको केवल कॉटन थ्रेड का वैल्यू घटाना है, जो कि 50 घटाना है। याद रखिएगा, इसमें मैं 50 घटाता हूँ तो कितना बच जाएगा मेरा, यहाँ 50 घटाने में 5950 मेरा वैल्यू आ गया, है ना, 5950 वैल्यू आ गया। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन क्या करता है, जिसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो हाई टेम्परेचर के कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। सल्फर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखते रहिएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बना लिया, याद रखिएगा। और जो सल्फर है,
सल्फर ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करता है, जो मॉलिक्यूल वाटर हो गया तो ये क्या बनाता है, H2SO4 बना लेता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। मतलब याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक बार बनाता है, एक बार नाइट्रिक एसिड, जो कि दोनों इम्प्योर है। याद रखिएगा ये कोल का पार्ट नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड करेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास जीसीबी वैल्यू आ गया। जीसीबी वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू घटाना है। घटाने के बाद आपको एसिड करेक्शन करना है, राइट। एसिड करेक्शन करते हैं तो एसिड करेक्शन किससे करेंगे, जो हमारे पास ये वाटर आया है, ये याद रखिएगा, जो हमारे पास बैक साइड से जो वाटर आया है उसको हम वाष्प बोलते हैं, उसको लेना है। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसमें क्रूसिबल में भी कुछ ना कुछ पानी आएगा, उसको बाहर निकालते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, एक बीकर में, याद रखिएगा, एक बीकर में हम क्या करते हैं, पूरा जितना भी वाष्प आए उसको रख लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मेरे पास वाशिंग कितना आया, 50 ml, लेकिन मेरे को उस वाशिंग 50 ml से मतलब नहीं है, उसको मेरे को 250 ml मेंटेन करना है। याद रखिएगा, इस सैंपल को मेरे को 250 ml तक मेंटेन करना है। जितना भी आपके पास वाशिंग आया उसको 250 ml तक मेंटेन करना है। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। गर्म क्यों करता हूँ, कोई भी चीज 100% जलता नहीं है, 99% जलता है। मैं 0.1% लेके चल रहा हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे सिंपल जो जला नहीं है, ये क्रूसिबल में मैं रखा हूँ, क्रूसिबल में कुछ ना कुछ तो सिंपल रहा होगा। उस क्रूसिबल में अगर मैं मान के चल रहा हूँ 0.1% हमारे पास सिंपल पड़ा है, मतलब उसमें कार्बन है। अगर मैं नीचे से जला रहा हूँ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। ये कंप्लीट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना के हो गया, हम गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया। फिर इस बीकर में, याद रखिएगा, इस बीकर में सोडियम कार्बोनेट का मैं कितना डालता हूँ, 10 ml सिंपल डालता हूँ। याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी का, वो भी 0.1 नॉर्मलिटी का इस बीकर में क्या डालना है, 10 ml सोडियम कार्बोनेट डालना है। याद रखिएगा फिर 1 ग्राम हमको क्या, 1 ml हमको क्या डालना है, मिथाइल रेड, जो कि एज अ इंडिकेटर के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मिथाइल रेड 1 ml डालना है, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पूरा डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी, याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी का HCl के साथ क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करते हैं तो इन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो कलर आएगा। इन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो कलर आएगा, राइट। अब हमारे पास ये पूरा हो गया, इन पॉइंट येलो कलर हो गया। अब ब्यूरेट रीडिंग को हम क्या करते हैं, इन पॉइंट हम नोट करते हैं, मान लो 5 आया, ठीक। एक मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले रहा हूँ, 5 आया हमारे पास। यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग कितना आ गया, मान लो 5 आ गया, ठीक। अब जब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो कैलकुलेशन में क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है, देखते रहिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जो 10 ml आया है उसको मैं 5 जो ब्यूरेट रीडिंग उससे घटाता हूँ, ठीक। इसमें कितना आया, 5 आया। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं 3.5, तो आया 1.5 आ गया। इसको पूरा करते हैं 3.5 6 से, तो इसमें कितना आ गया, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 आ गया। याद रखिएगा 2 आ गया। और ये किसका वैल्यू है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का वैल्यू है। ये जो 2 आया है वो सल्फ्यूरिक एसिड का वैल्यू है। और यहाँ पे देखते रहिए हम नाइट्रिक एसिड का HNO3 का हम एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिए हैं 5, और H2SO4 का कितना हो गया यहाँ पे 2। तो टोटल हमारे पास जो एसिड वैल्यू आया है, जिस एसिड में चेंज होने से यहाँ पे परिवर्तन आया है वो 7 है। मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, 7 और घटाना होगा। तो 7 और घटा देते हैं तो 59 आ गया, ठीक। हमारे पास जो वैल्यू सबसे पहले 6000 आया था, बट वो 6000 वैल्यू उस प्योर कोल का नहीं है, उसमें 50 हमारे पास कॉटन थ्रेड का है। अब यहाँ पे मैं निकाल दिया 7 किसका, एसिड करेक्शन का। अब लास्ट में देखते हैं आपको सल्फर करेक्शन, मतलब सल्फर तो निकला है ना, हमारे पास हम टोटल सल्फर निकालते हैं कि टोटल सल्फर हमको कितना लगा। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन सल्फर, टोटल सल्फर दोनों अलग चीज है। मैं यहाँ पे टोटल सल्फर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा टोटल सल्फर, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैं यहाँ पे कोल लिया हूँ, इसका भी कुछ ना कुछ नाम रहा होगा, उस कोल का आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मेरा नाम रामेश्वर वर्मा है, उसी प्रकार आपका नाम कुछ होगा और किसी का नाम होगा। इसकी मेरे नाम की वजह से आप मेरे को जानते हो, इस प्रकार इस कोल के आईडी की वजह से मैं उस कोल को जानता हूँ जिसका 6000 वैल्यू आया है। इस कोल का हम फिर से लेते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम लेने पर क्या करते हैं, उसको हम क्या डाल देते हैं, इस कोल इसी कोल को हम 1 ग्राम लेते हैं और 4 ग्राम अलग से इसी का मिक्सचर लेते हैं। अब 4 ग्राम इसी का मिक्सचर का हम क्या करेंगे, तो उसका हम यूज बताते हैं।
राइट। 4 ग्राम इसी का मिक्सचर को हम सबसे पहले 1 ग्राम सरफेस में बिछा दिए और फिर 2 ग्राम को, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे एक चीज इसकी हुआ कि हम अगर हमारे पास कोल का परसेंटेज एस का वहां पे 45 से ज्यादा हो तो आपको बेंजोइक एसिड स्पाइक के रूप में लेना है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं 2 ग्राम इसी का मिक्सचर को 1 ग्राम कोल के साथ अच्छे से बाहर में मिला लेते हैं। हो सकता है कागज में, हो सकता है कुछ बर्तन में, आपकी सुविधा के अनुसार। फिर इसी में डाल देते हैं, जिसमें उस क्रूसिबल में डालते हैं जिस क्रूसिबल में हमारे पास पहले से 1 ग्राम इसी का मिक्सचर है, याद रखिएगा। उसी में डाल दिए, फिर ऊपर से एक लेयर अच्छे से फिर 1 ग्राम का डाल देते हैं। टोटल उस क्रूसिबल में हमारे पास 5 ग्राम का सैंपल हो गया, याद रखिएगा। ग्राम का सैंपल हो गया। अब उसको हम 1.5 घंटे के लिए मफल फर्नेस में उसको क्या करते हैं 900 डिग्री टेम्परेचर में उसको बर्न करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये कोल का ग्रेड तो 6 कितना आया है 6000 आया है जिस भी वैल्यू, तो कोल तो अच्छा ही होगा। 1.5 घंटे बाद निकालते हैं तो अच्छा से एकदम अच्छा से क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। हल्का ग्रे नहीं दिखे मतलब कोल का ग्रेड अच्छा नहीं है, लेकिन अभी हमको कोल का ग्रेड से अभी नहीं है, केवल अभी वहां पर सल्फर देख रहे हैं, बाद में यहाँ ग्रेडिंग में आएंगे, राइट। अब उसके बाद देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, वो पूरा हो गया। अब उसको हम एक बीकर में पलटी कर लेते हैं, याद रखिएगा 5 ml का बीकर में उसको पलटी कर दिए। अब उसके बाद जो बचा है कुछ तो बचा होगा ना क्रूसिबल में कुछ बचा है, उसको हम क्या करते हैं लगभग 80 ml तक क्या डालते हैं कंसंट्रेटेड HCl डाल के उसको धोते हैं आराम से। ठीक। उसके बाद 20 ml डालते हैं क्या चीज उसमें DM वाटर डाल के धोते हैं ताकि कुछ बचा हो वो पूरा बीकर में आ जाए, राइट। फिर हम क्या करते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा 100 ml बन गया, ठीक। अब उसको हम क्या करते हैं धीरे धीरे हाथ पे अपने बैक कराते हैं, घर उठाते हैं, ठीक। उठाना मतलब पूरा उसको क्लीन करना है, जो बचा है उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब हमारे पास देखते हैं उसको पूरा कंप्लीट हो गया, बैक हो गया पूरा। हमारे पास जो सिंपल कुछ भी नहीं बचा, केवल वहां पे दिख रहा है सिंपल बस, मतलब जो HCl का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अब वो दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड फ्री हो गया, टोटली क्या हो गया वो एसिड फ्री है, याद रखिएगा। अब उसके बाद उसमें क्या करते हैं 50 ml 1:1 का HCl डालते हैं, गर्म करते हैं 40% तक। 40% जब गर्म हो जाता है तो गर्म हालत में ही 42 फिल्टर पेपर से इधर क्या करते हैं उसको फिल्टर कर देते हैं। अब उधर थोड़ा DM वाटर को भी गर्म करके वॉश करते हैं ताकि वो कोई भी उसमें पार्टिकल ना रहे। फिर क्या करते हैं वॉश करके फिल्टर कर दिए। फिल्टर के बाद हमारे को 2 चीज मिलेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, एक तो रहेगा रेसिड्यू, ठीक, एक रहेगा रेसिड्यू, दूसरा रहेगा हमारे पास क्या चीज तो रहेगा फिल्ट्रेट। ये रेसिड्यू वाला है, ये नीचे फिल्टर वाला है। इतना दिन हो गया आपको बताते तो आपको कंप्लीट ही हो गया होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। ये फिल्ट्रेट पार्ट को हम क्या करते हैं फेंक देते हैं, रेसिड्यू पार्ट को आगे के लिए रखते हैं। इसको दूसरे बीकर में हम क्या करते हैं पलटी कर देते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। फिर उसमें एसिड का मेंटेन करते हैं। एसिड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसमें क्या डाल देते हैं हम, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालते हैं इसमें बीकर में, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए तो एसिड मेंटेन हो गया। फिर इसमें हम क्या डालते हैं 1 ग्राम, याद रखिएगा 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड का डालते हैं और फिर पूरा सैंपल को गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो अपने अपने मॉलिक्यूल्स में टूटने लगता है, याद रखिएगा। जब गर्म करते हैं तो सैंपल अपने अपने मॉलिक्यूल्स में टूटने लगते हैं। जहां इससे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो ये बेरियम के साथ क्या करता है बेरियम सल्फेट बना लेता है PPT के रूप में, ठीक। और दूसरा क्या करता है 2 मॉलिक्यूल HCl बना के बाहर हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है बेरियम क्लोराइड का। इसको रात भर के लिए आपको ठंडा करना है ताकि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। आपको अगर बहुत जल्दबाजी है तो 2-3 घंटा आपको तो ठंडा करना ही पड़ेगा। फिर वॉश ग्लास में ढक देते हैं ताकि बाहरी अशुद्धियां उसमें ना आए। फिर उसको क्या करते हैं फिल्टर करते हैं। दूसरे दिन नेक्स्ट दिन आके जो फिल्ट्रेट पार्ट है उसको हम प्लेटिनम का क्रूसिबल में लेके पेपर के साथ 42 पेपर हमारे पास एसलेस होता है उसके कारण उसमें क्या रहता है उसका कोई भी वेट नहीं आता है। उसको मफल फर्नेस में आधा घंटा के लिए 900 डिग्री टेम्परेचर में जलाते हैं। जलाने के बाद बाहर निकालते हैं। फिर उसको ठंडा करने के बाद वेट लेते हैं तो मान लो हमारे पास जो वेट आया है वेट कितना आया है 0.02 ग्राम आया है। इसको हम इसमें सल्फर का परसेंट निकालते हैं। सल्फर परसेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला बहुत अच्छा है। तो सल्फर परसेंट बराबर क्या होता है, ये हमारे पास हो गया सिंपल वेट मान लो हमारे पास कितना है 0.02 ग्राम इंटू 13.74। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमारे पास जो सिंपल आया है 0.27 ये अमाउंट आया है। याद रखिएगा जो सल्फर का परसेंट आया है 0.27 इसको हमको क्या करना है फिर से 0.27 इसमें घटाना है। तब हमारे पास जो हमारे आएगा वैल्यू याद रखिएगा ये हमारे पास, ठीक। अब जो याद रखिएगा हमारे पास जो 600 डिस्प्ले वैल्यू हुआ था
वो एसिड करेक्शन करते करते एसिड करेक्शन, सल्फर करेक्शन, कॉटन थ्रेड का करेक्शन करके हमारे पास 59-18 आया, मतलब 88 ग्राम, लगभग 78 ग्राम हमारा किसमें चला गया, ये करेक्शन में चला गया। तभी कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा इतना अच्छा कोयला आया है, इतना अच्छा कोयला आने के बाद इतना कम कैसे ग्रेड हो रहा है। तो सब चीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो बचता है वही हमारा एक्चुअल क्या रहता है, कोल का जीसीबी रहता है। अब इसी जीसीबी वैल्यू से जो आया है उससे हम क्या करते हैं, हम जीसीबी टेबल से देखते हैं कि इस वैल्यू कितना रेंज में है, इसका ग्रेड क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो कभी भी आप जीसीबी करेंगे तो इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आज के डेट में आपको हम जो बताए हैं सल्फर एनालिसिस 24 घंटे का है, लेकिन आप अभी सल्फर एनालिसिस मशीन में करते हो, लीको, अल्ट्रा हेलियो, विदिन 1 मिनट में आता है। आपको 24 घंटा करने की जरूरत नहीं है, विदिन 1 मिनट में आता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड करने का एसिड करेक्शन करने की जरूरत नहीं होता है, वो मशीन में ही इंक्लूडेड है। तो एक एक चीज के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन आते जा रहा है, तो लोग इस सब प्रोसीजर को भूलते जा रहे हैं। राइट, जो होता है हमारे आसपास वही चीज याद रहता है, जो नहीं होता है वो हमको याद नहीं रहता है। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक चीज कोई भी सीख लेता है, मैनुअल सीखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अभी जैसे हमारे पास पुराने जमाने में अभी भी चल रहा है गियर वाला गाड़ी। आप गियर वाली गाड़ी चलाना तब तक नहीं जानोगे जब तक आप ऑटोमेटिक तो कोई भी चला लेगा। तो गियर वाला गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है आपको, तो गियर वाला पहले गियर लगाना सीखना पड़ेगा, तब आप चलाओगे गाड़ी। उसी प्रकार हमको क्या है, मैनुअल मेथड जानना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक तो कोई नहीं कर लेगा, सिंपल लगाना है, एनालिसिस हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैनुअल मेथड करोगे वो बहुत बड़ी बात है कि आपको मैनुअल मेथड प्लस जब मैनुअल मेथड आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक एनालिसिस कर सकते हो। आज हमने क्या क्या देखा, जीसीबी वैल्यू पूरा हमने आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहला हमने कुछ जनरल मेथड देखा, जनरल इंफॉर्मेशन देखा, टेस्ट प्रोसीजर देखा, रिक्वायरमेंट देखे, टेस्ट प्रोसीजर देखे, फिर इसमें हम करेक्शन किए। करेक्शन में क्या क्या किए, तो सबसे पहले कॉटन थ्रेड करेक्शन किए, एसिड करेक्शन किए, सल्फर करेक्शन किए। तो इतना पूरा सम टॉपिक को क्या कर लिया, आज के डेट में कवर कर लिया। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।